अनुशासन ही जीवन है। संगठन बिना अनुशासन के नहीं चल सकता। संगठन में ट्रांसपेरेंसी है, डेमोक्रेसी है, इसका मतलब यह नहीं है कि संगठन में अराजकता भी है। अराजकता बिल्कुल नहीं है। हम सब लोगों के अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन जब हम किसी संगठन की विचारधारा को स्वीकार करते हैं तो संगठन की जो मूल आत्मा है उससे कहीं ना कहीं हम सहमत होते हैं और यह मानकर चलते हैं कि संगठन ने अगर कोई फैसला कर लिया है तो हमारी राय उससे भिन्न हो भी तो भी हम उस संगठन की विचार को अपनी राय के तौर पर आगे बढ़ाते हैं। तो आशुतोष ने साफ तौर पर अपनी बातचीत में कहा कि बिन्नी साहब उनके साथ 2 दिन गुजार चुके थे अमेठी में। इसके बावजूद अगले दिन बिना किसी शिकायत के हुए उन्होंने अपनी बातों को सामने रखा पत्रकार सम्मेलन में, जो कि अनुचित था, पार्टी के संविधान के खिलाफ है, पार्टी की कार्यप्रणाली के खिलाफ है। आशुतोष ने साफ तौर पर कहा मेरी इससे बातचीत के दौरान कि आप जिस तरीके से बातों को सामने रख रहे हैं इसमें बहकावे की बू आती है, इसमें बू आती है अवसरवादिता की, और इसमें इस बात की भी बू आती है कि आप पार्टी के भीतर किसी भी तरह से कोई मैकेनिज्म पर विश्वास नहीं रखते हैं, और तभी आपने सीधे पत्रकारों से बातचीत की। मैं आपको बता दूं कि मैंने अरविंद भाई से 2 बार प्रयास किया। जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात थी उससे 2 दिन पहले विभव एक लड़का है जिसके माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से बात होती है, उससे मैंने प्रयास किया। अगले दिन सुबह मैंने दोबारा उसको बात की, उसने कहा आप शाम को आइएगा, मीटिंग है, उसके बाद उनकी गाड़ी में बैठ जाइएगा। मैंने कहा गाड़ी में बैठने की बात नहीं, बहुत सीरियस चर्चाएं होनी है तो उसके लिए समय मिलना चाहिए था, क्योंकि पहली बात तो आप अरविंद केजरीवाल से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक माध्यम है, वो माध्यम उसका मन करे तो बात करा दे, उसका मन करे तो ना बात कराए। रही आशुतोष जी की बात, आशुतोष जी के साथ मैं 2 दिन रहा। आशुतोष जी से बात करना मुझे लगा कि भाई पार्टी के अंदर, क्योंकि उनका 2 दिन का समय, मेरे ख्याल से 2 दिन की आयु थी पार्टी में उससे पहले, अगर मैं कहूं तो, क्योंकि उससे पहले वो पत्रकार के जीवन में व्यस्त थे और तमाम आरोप भी पार्टी पे लगाते रहे और पार्टी के फेवर में भी बोलते रहे। लेकिन उनको पार्टी के अंदर क्या है ऐसा 2 दिन में नहीं समझ में आने वाला। मुझे 9 महीने 8 महीने लगे, क्योंकि यहाँ 4-5 लोग ऐसे हैं पार्टी के अंदर क्या है नहीं समझ में आ रहा। तो पार्टी के अंदर क्या है बिन्नी साहब? मैं बता रहा हूं आपको कि 4-5 लोग जिन्हें पॉलिटिकल अफेयर कमेटी कहा जाता है, वो उसके अलावा इस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में और बाहर के लोगों से कभी नहीं पूछा जाता। एक बंद कमरे में सारे फैसले होते हैं। उन फैसलों को बाद में कैसे पब्लिक में ले जाना है, उसको कैसे बताना है कि यहाँ स्वराज है, उस पर पहले पूरी प्लानिंग होती है। तो आप कहते हैं कि यहाँ पे किटी पार्टी क्लब है और एक दरअसल ये बॉयज क्लब है, जैसे हम लोग कहा करते हैं अमेरिका वगैरह में ये कॉन्सेप्ट है बिग बॉयज क्लब। 5 आदमी मिलकर तय करते हैं कि किसे क्या करना है, उसके हिसाब से पार्टी या तमाम तरह के संगठन उस तरह से चलते हैं। क्या यही आप है आम आदमी पार्टी की सच्चाई? मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से कि अगर ये आप कहें जो आपने कहा है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ 4-5-6 लोग हैं जो एक कमरे में बैठते हैं, सारी चीजें तय करते हैं। उसके बाद जनता के बीच में कैसे ले जाना है, ये 6 लोगों के नाम कौन है? अरविंद केजरीवाल जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, संजय सिंह जी हैं, कुमार विश्वास हैं, गोपाल राय हैं, ये 4-5-6 लोग हैं। योगेंद्र यादव जी को शायद मुझे लगता है अभी उन्होंने बाद में, क्योंकि मैंने कभी उनको पहले मंचों पे नहीं देखा, कभी पॉलिटिकल पार्टी बनी तो उसके बाद वो इसमें शामिल हुए, लेकिन उससे पहले क्योंकि मैं तमाम आंदोलनों में कभी सर गिरवाने का काम करता रहा, चाहे फर्रुखाबाद जाने की बात हो, चाहे रामलीला ग्राउंड की बात हो, चाहे अपने जंतर मंतर की बात हो, मैं सारे आंदोलनों में नीचे बैठ के अपना सर गिरवाने का काम किया मैंने। लेकिन उस समय योगेंद्र यादव मुझे कभी नहीं दिखे। योगेंद्र यादव पार्टी बनने के बाद इस पार्टी में आए। योगेंद्र यादव की भूमिका पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस दिन आप पहली बार तथाकथित तौर पर नाराज होकर बाहर निकल रहे थे और हम तमाम पत्रकारों ने उसे दिखाकर कहा था कि पार्टी में बगावत हो गई, उस दिन योगेंद्र यादव आपके साथ निकले थे। क्या योगेंद्र जी और आपके बीच में संबंध अच्छे हैं? नहीं, मेरे और योगेंद्र भाई के कोई ऐसी नाराजगी भी नहीं है, ऐसी मधुरता भी नहीं है कि भाई हम कहें बहुत अच्छे संबंध है, क्योंकि मैं पार्टी के दौरान ही उनसे मुलाकात हुई है और बहुत लंबी कभी मेरी चर्चा नहीं हुई है। लेकिन ऐसा लगता है कि विचारधारा कहीं ना कहीं मिलती है। बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छी शैली में बात करते हैं और मैं हमेशा उनसे प्रभावित रहता हूं इस बात से कि उनकी कार्यशैली और बात करने का जो तरीका है वो बहुत प्रभावित करता है और कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को देता है। तो ऐसे आदमी से हमेशा। योगेंद्र यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। ऐसा लगा कि वो किसी और की दी हुई स्पीच पढ़ रहे हैं। हाथ में कागज थे और ये स्पीच, जैसा आप सबको भी लगा होगा, ये स्पीच में लगभग वो सारे मुद्दे थे जो विपक्ष के नेता हर्षवर्धन जी ने सदन में उठाए थे और उसके बाद वो सड़क पे भी उठाते रहे। हमारे अपने साथी एक दी हुई स्पीच को पढ़ें या उसके मुद्दों को रखें, वही सारे मुद्दों को, ये देख के बहुत दुख हुआ। आप बहकावे में आकर काम कर रहे हैं, ठीक वही बात जो आशुतोष ने भी कही। योगेंद्र यादव जी का आपका सद स्टेटमेंट आपने उस दिन नहीं सुना जिस दिन मेरे ख्याल से 25-26 तारीख को स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था बिन्नी उस समय इस पार्टी में आया जिस समय इस पार्टी में कोई भी इस देश में आने के लिए तैयार नहीं था।
वो कुछ भी हो सकता है, अवसरवादी नहीं हो सकता। इस स्टेटमेंट में और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टेटमेंट में आप फर्क समझ लीजिए, कहीं नहीं कहीं तो कुछ है। ये फर्क अगर क्यों आप मुद्दों की बात करें, ये फर्क क्यों है बिन्नी साहब? क्योंकि यही फर्क अभी अरविंद केजरीवाल की बातों में भी है, जो कि अभी हम दिखाने भी जा रहे हैं अपने दर्शकों को, और आप भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसे कि सार्वजनिक क्षेत्र में हर कोई जानता रहा है, योगेंद्र यादव, एक अच्छा नाम, प्रतिष्ठित नाम है, अगर वो आपके ऊपर इस तरह की बातें कहता है तो शक की सुई किधर जाएगी, आपकी तरफ या उनकी तरफ? देखो, अब दोनों स्टेटमेंट उनके सुन लो जी। जो उन्होंने 24-25 तारीख को स्टेटमेंट दिया, जो उन्होंने परसों स्टेटमेंट दिया, 25 तारीख का जो स्टेटमेंट था उनका, उन्होंने उनको स्पष्ट कहा कि बिन्नी कुछ भी हो सकता है, अवसरवादी नहीं हो सकता। वो इस दिन इस पार्टी में आया था जिस दिन इस पार्टी में कोई भी आदमी नाम लेने वाला नहीं था, जीरो से हमने शुरू किया था। और आज उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो हो सकता है किसी के प्रेशर में दिया हो, या हो सकता है किसी और कारण से दिया हो, उसकी तो बात उससे चलिए मैं उसी सवाल को एक सवाल और आगे बढ़ा दूं। जी, क्या आप बीजेपी की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? नहीं, मेरा 10 साल का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मैं ऐसा नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी से मेरी बात हुई है, ना मेरा किसी से कोई संपर्क है, और मैं आम आदमी पार्टी का सच्चा सिपाही था, सच्चा सिपाही हूं और सच्चा सिपाही रहूंगा। और अभी तक किस राजनीतिक दल में आप शामिल रहे हैं, किस किस राजनीतिक दल से आपके संबंध रहे हैं आज तक आपके पूरे राजनीतिक करियर में? मैं आपको बता दूं, मैं दोनों बार इंडिपेंडेंट जीता। मैंने 2 चुनाव में कांग्रेस के अपने हमारे एमएलए और संदीप दीक्षित सांसद के 2 चुनाव में काम किया, और मैं आज तक कांग्रेस का 1 रुपए का कभी मेंबर भी नहीं रहा। शामिल होने तो बहुत दूर, किसी चुनाव में, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी रहा हूं तो किसी चुनाव में किसी की मदद करना व्यक्तिगत रूप से, विचारधारा के रूप से कहीं बुराई वाली बात भी नहीं है। तो मैं कभी भी कांग्रेस का लेकिन मेंबर कभी नहीं रहा आज तक भी। और बीएसपी, भारतीय जनता पार्टी में भी, मतलब बीएसपी में, बहुजन समाज पार्टी, कुछ मीटिंग्स मैंने अटेंड की उनकी, मैंने उनको जानने का प्रयास किया कि इनके अंदर की चीजें क्या हैं, लेकिन मैं कभी भी 1 रुपए का मेंबर उनका भी नहीं रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी से, उनके नेता से कभी किसी से कोई संबंध नहीं? मेरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सिर्फ इतना संबंध है कि मान लो निगम में जो साथी मेरे साथ रहे उनसे कभी वार्ता, और अभी अपने हाउस में जो लोग हैं, इसके अलावा मेरा किसी कोई मतलब आज तक नहीं रहा। तो ये रिटन स्क्रिप्ट की बात आप इसे सिरे से नकारते हैं? आपको लगता है कि ये बिल्कुल निराधार है, झूठ है, असत्य है? बिल्कुल निराधार है, झूठ है और असत्य है। चलिए बिन्नी साहब, आइए अब आपको दिखाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जब आपकी बात सामने आई तो किस तरह से बातें सामने रखी। अरविंद केजरीवाल ने जब पहली बार बिन्नी साहब ने अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की थी तो कहा था कि किसी भी पद का लोभ बिन्नी साहब के प्रति नहीं है, लेकिन जैसे ही दूसरी बार तथाकथित तौर पर बगावत का बिगुल बजा तो अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ विनोद कुमार बिन्नी को महत्वाकांक्षी कहा, अवसरवादी कहा, बल्कि जो कुछ कहा आइए देखिए। तो आपको दिखाते हैं अरविंद केजरीवाल के 2 बयान। पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनको एमपी के लिए टिकट नहीं देंगे। मेरे पास शाम को आए थे बिन्नी, तो मेरे साथ जब बात हुई उन्होंने कहा मेरे को कोई पद नहीं चाहिए मेरे को, मैं तो यहाँ पे मिशन के लिए आया हूँ। तो फिर मीडिया में आने लगी खबरें, तब वो लोग उनके घर गए थे पूछने भाई कोई नाराजगी है, तो वो बोले मैं तो नाराज नहीं हूँ। तो ये हमने आपको दिखाया अरविंद केजरीवाल के 2 बोल। तो आइए जरा जनता से भी यहां पूछ लें कि क्या अरविंद केजरीवाल के इन 2 बोल पर इन्हें भरोसा है? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल भरोसा नहीं है जी इन पे, ये गलत है, क्योंकि जो जिस आदमी को पहले अवसरवादी नहीं कहा गया बाद में उसको अवसरवादी कहा गया है। जी, आप क्या कहेंगे साहब? बिल्कुल जो कह रहे हैं भाई वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप क्या कहेंगे सर? बिन्नी भाई ठीक कह रहे हैं, बिन्नी भाई अवसरवादी नहीं है, अवसरवादी तो वो हैं जो अब 2 दिन से पार्टी में आए। बिन्नी भाई ने तो इस पार्टी में अपना पसीना बहाया, सींचा, ऐसे खड़ा किया है दिल्ली में। जी, आप? हम बिन्नी भाई से बिल्कुल सहमत हैं और जो वो कर रहे हैं जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप पीछे? जी, बगावत के सुर हमेशा पक्ष की बात होती है। जो आगे लोग बैठे, माफी चाहता हूँ, सब उनकी पार्टी से हैं इसलिए उनके पक्ष में बोलेंगे, लेकिन बगावत का बिगुल अगर बजता है तो उसकी आवाज जनता सुनेगी। आप क्या कहते हैं? जो ये बोल रहे हैं वो एकदम सही बोल रहे हैं। आप पीछे, बिल्कुल एकदम पीछे। जी, मैं ये थोड़ा आगे आ जाइए। जी, अवसरवादी तो सभी होते हैं, ठीक है, और ये भी अवसरवादी हैं और आशुतोष भी हैं, लेकिन अवसरवादी कौन नहीं है? यहाँ पर हम सभी अवसरवादी हैं, लेकिन अवसर का सही इस्तेमाल आपने किया है बिन्नी जी, क्योंकि आपको अवसर मिल गया। आपने कहा कि मीडिया मेरे को कोई भाव नहीं दे रही है, तो आपने कहा इस नजरिए से मैं भाव ले लेता हूँ। बहुत बड़ी बात कह दी बिन्नी साहब, इसका जवाब तो देना पड़ेगा आपको। देखो भाई, ये छोटा इसको हो सकता है अपने किस एंगल में इन्होंने कहा है जी, लेकिन देखिए ये लेकिन चर्चाएं आम है बिन्नी साहब। मैं आपको बता दूं कि मुद्दे आम हैं जी, मुद्दे महत्वपूर्ण हैं दिल्ली के। वो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं जिन पे आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा,
वो 10,52,000 लोग जिन्होंने चिट्ठी लिख के आपको समर्थन पत्र दिए, आपने उनसे प्रॉमिस किया कि हम आप जैसे ही सरकार में आएंगे आपके बिजली और पानी के बिल माफ कर देंगे।